नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। कल हमने खबरदार में दिखाया था कि किस तरह से लोगों को 5,000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोट जमा करने पर रिजर्व बैंक के नए सर्कुलर से परेशानी हो रही। परेशानी इस बात की नहीं थी कि पुराने नोट एक बार में जमा करना है, परेशानी उन शर्तों से थी जिसमें बैंक को लिखित में यह बताना पड़ रहा था कि अब तक पुराने नोट क्यों जमा नहीं किए। आज रिजर्व बैंक को पुराने नोट जमा करने से जुड़ा सर्कुलर बदलना पड़ा और यह साफ करना पड़ा कि पुराने नोट चाहे एक बार में जमा करें या फिर बार बार, इसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, कोई वजह नहीं बतानी पड़ेगी। लेकिन आज बड़ी दिक्कत यह रही कि रिजर्व बैंक के नए सर्कुलर की जानकारी ही बैंकों तक नहीं पहुंची। कई जगह पर बैंक पिछले 2 दिन की तरह फॉर्म भरवा रहे थे जिसमें पुराने नोटों को अब तक जमा न करने की वजह बतानी पड़ रही थी। मैं व्यक्तिगत तौर से किसी बीमारी से जूझ रहा था, उसका सर्टिफिकेट मैंने अंदर शो कर दिया। हमने कहा सारे पैसे मेरे बेबी के पास रखे हुए थे, सर इनको जमा करने के लिए कष्ट करें सर। भीड़ की वजह से अवॉइड कर रहे थे कि काहे के लिए जो है जान के अननेसेसरी क्राउड क्रिएट करने से क्या फ़ायदा है। प्राइवेट जॉब वाले हैं तो हमारे पास समय कम था, हम भी नहीं जमा करा पा रहे थे। आज छुट्टी लेके मेरे को ही काम करवाना पड़ा। जिस डायरेक्शन से, जिस गाइडलाइन से देश की जनता परेशान हो गई थी, उस गाइडलाइन को आरबीआई ने एक बार फिर विड्रॉ कर लिया है, अपने फैसले को वापस ले लिया है। इस वक्त हम मुंबई के एक ऐसे ही ब्रांच के सामने खड़े हैं। आईसीआईसीआई बैंक के अलावा यहाँ कई और भी बैंक के ब्रांच है, आईडीबीआई है, एक्सिस बैंक है। मजे की बात यह है कि आरबीआई ने अपना फैसला वापस तो ले लिया है, लेकिन जो नीचे ब्रांच के जो अधिकारी होते बैंकों के, उन तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है। पुराने नोट जमा करने पर जिस नई शर्त ने लोगों को परेशान कर दिया था, उस पर रिजर्व बैंक ने तो 2 दिन बाद भूल सुधार कर ली। लेकिन रिजर्व बैंक की बात कई घंटों बाद भी आज बैंकों तक नहीं पहुंची। इन्होंने अभी ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरा हुआ है, इनको 99,000 रुपए जमा कराने हैं। संजीव जी, अपने पैसे जमा कराने हैं, जो ये 5,000 रुपए की लिमिट सरकार ने 2 दिन पहले फिक्स की थी, उसको यू टर्न लेके खत्म कर दिया है। लेकिन ये तो हमसे फॉर्म मांग रहे हैं भर के, हमको देना पड़ रहा है। इसके बावजूद आपको देना पड़ रहा है। वो मान नहीं रहे हैं जमा करने के लिए। आपको जमा कितने करने हैं? मुझे 99,000 जमा करना है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं कि 5,000 से ऊपर आप जमा नहीं करिए, फिर फॉर्म्स भरिए, कोई भी चीज़ है तो एक बार कॉन्क्रीट बताइए ना। रोज नया बताएंगे, रोज नया कुछ कहेंगे तो रोज बैंक का एक नया पता चलता है। डेली कुछ ना कुछ नया नियम आ रहा है, इससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है। अब आए तो फॉर्म भरो, आप कह रहे हैं भरना नहीं है, वो कहते हैं भरना है। आरबीआई ने पुराने नोट बैंक में जमा करने का नया सर्कुलर सोमवार को जारी किया था। इसमें 5,000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोट एक बार में ही जमा करने की शर्त लगा दी। शर्तों में यह भी था कि यह भी बताना पड़ेगा कि पुराने नोट अब तक क्यों नहीं जमा किए, और बैंक के 2 अधिकारियों से यह लिख कर लेना होगा कि बताई वजह से वो संतुष्ट हैं। लेकिन आज रिजर्व बैंक ने इस सर्कुलर में वजह बताने वाली शर्तों को हटा लिया और कहा चाहे एक बार में पुराने नोट जमा करें या फिर बार बार, कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि बैंक अकाउंट केवाईसी कंप्लाइंट होना चाहिए, यानी कस्टमर की पहचान वेरीफाई हो। 2 दिन पहले सरकार ने जब घोषणा की थी कि 5,000 रुपए से ज्यादा अगर कोई पुराने नोट बैंक में जमा करता है तो उसे न सिर्फ वजह बतानी होगी बल्कि यह फॉर्म भरना होगा जिसमें तमाम डिटेल्स देने थे। इसमें ये देना था कि आधार कार्ड नंबर क्या है, वोटर आईडी कार्ड क्या है, और इसके साथ ये वजह भी लिखनी जरूरी थी कि अब तक आप पुराना नोट जमा क्यों नहीं कर सके। आप जब ये आदेश आया था तो आप देख सकते हैं कि बैंक्स ने भी बाकायदा यहाँ पर एक नोटिस लगा दी थी कि अगर किसी को पुराने नोट ज्यादा जमा करने हैं तो पहले उसे बैंक में जाकर ये फॉर्म लेना होगा, ये डिक्लेरेशन भरना होगा। और इससे बैंक और जो कस्टमर्स हैं दोनों परेशानी में पड़ गए थे। लेकिन उसके बाद सरकार ने इस नियम को भले ही रद्द कर दिया हो, लेकिन बैंकों के पास अभी इसकी जानकारी नहीं पहुंची है। बैंक अभी भी कह रहे हैं कि जब तक उनके पास कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं आता तब तक वो इस व्यवस्था को जारी रखेंगे। 2 दिन पहले आए नियम की दिक्कत यही थी कि लोगों को लिखित में वजह बतानी पड़ रही थी। अजब गजब बहाने बताने पड़ रहे थे, झूठ बोलना भी पड़ रहा था, क्योंकि लाइन के झंझट और खुद सरकार द्वारा आराम से पुराने नोट जमा करने की बातें बैंक अधिकारी सुन नहीं रहे थे। ऊपर से बैंक के अधिकारियों को एक तरह से अघोषित अधिकार मिल गया था कि वो किसी के पुराने नोट जमा करें या न करें, क्योंकि जब तक वो किसी ग्राहक की बताई वजह से संतुष्ट नहीं होते तब तक उसके पुराने नोट जमा नहीं होते। ये बताइए कि सबसे मुख्य तकलीफ क्या होने लगी थी और जिसके कारण ये बदलाव किया गया है? यहाँ पर ऐसा हुआ है कि बैंकों के अधिकारियों के पास ये अधिकार दिया गया कि ये पूछे कि हमारी वजह क्या है।
वजह जानने के लिए आयकर विभाग है, उनके सक्षम अधिकारी है। बैंक के जो भी अधिकारी है उन्हें सिर्फ पैसा हमारा लेना है, हमारे खाते में जमा करना है। ये शिनाख्त करनी है हमारी कि हम हैं, जबकि हमारी केवाईसी उनके पास ऑलरेडी है। ये फिर हमसे केवाईसी मांगेंगे। उसके पश्चात उनको ये अधिकार दिया गया कि ये तय करेंगे कि हमारी वजह जायज है कि नहीं। तो यानी ये अब जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन गए। लोगों की परेशानी को देखकर 48 घंटे में ही रिजर्व बैंक को अपनी शर्तें हटानी पड़ी। हालांकि तब तक रिजर्व बैंक और सरकार को बहुत डैमेज हो चुका था। रोज नियम बदलने को लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमले कर रहा था। सरकार भी बैकफुट पर आ गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। हर रोज एक नया मजाक इस देश के लोगों के साथ किया जा रहा है। 43 दिन में 126वीं बार मोदी जी ने नोटबंदी के नियम बदले हैं। क्या ऐसे देश की अर्थव्यवस्था चलेगी? मैं यू टर्न नहीं कहूंगा। अगर कहीं किसी नोटिफिकेशन के बाद अगर कहीं किसी भी स्तर पर कोई कम्युनिकेशन गैप होता है या कंफ्यूजन होता है तो सरकार का दायित्व बनता है उस कम्युनिकेशन गैप को सही करना। जिस तरह से रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में बदलाव किया उससे साफ है कि रिजर्व बैंक को अंदाजा नहीं था कि पुराने नोट जमा करने की नई शर्तों से किस तरह की परेशानी आ सकती है। क्योंकि पुराने नोट एक बार में ही जाकर जमा करने तक तो ठीक भी था, लेकिन अब तक जमा ना करने की वजह लिखकर बतानी और उस पर भी बैंक के अधिकारियों पर छोड़ देना कि वो वजह सही हैं या नहीं, इसके पीछे क्या सोच थी यही समझ में नहीं आया। ये अच्छा है कि रिजर्व बैंक को जल्द ही गलती का एहसास हो गया। पटना से रोहित सिंह, लखनऊ से बालकृष्ण, मुंबई से वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। ऐसा लग रहा है कि नोट बैन को लेकर रिजर्व बैंक के सिस्टम का एक ही नियम है कि यहां कोई नियम पक्का नहीं है, परमानेंट नहीं है। आज हमने नोट बैन पर सिस्टम की बार बार नियम बदलने वाली सोच पर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य से खास बातचीत की है और यह भी पूछा है कि आखिर देश के लोगों के लिए कैश वाली किल्लत कब खत्म होगी। That this is not an exercise for which there is a roadmap. Obviously, therefore, you have to make up some of the rules as you go along in order to respond to whatever is the situation that is emerging ahead of you. And therefore, there will be some changes. And I think we have to take those changes in our stride. When the government implemented the inking of the fingers, there was a lot of pushback. But it's a fact that once the inking started, the lines that were appearing to be endless for exchange counters, they overnight evaporated. So obviously that system was being misused, and that is the reason the government had to bring this in. So I don't think anybody is doing this without thought. I don't think anybody is bringing about these things frivolously. A need is felt and that is responded to, but then found that it is actually hampering the customers who are genuine, then if required it is rolled back. After all, 84-85% of your actual legal tender has suddenly been taken out of the system. Then this scarcity syndrome also occurs. Now with the scarcity syndrome, what happens is that even those who have got the notes, they are either not spending it because they find it difficult to exchange a 2000 rupee note, or in the case of a 100 rupee note, and believe me, we have given out a lot of 100 rupees, there is a tendency to hoard it just in case you are caught short when you need small change. So either way, a mentality of scarcity is operating, because of which we are not seeing the same amount of liquidity in the markets. We expect that with the 500 as it comes in, this will be broken and people will be more comfortable in spending. When that happens, you will automatically find that the money is rotating in the economy, and this scarcity stuff will definitely come down. You ask me whether you believe that will happen within December 30th. Very difficult to say at this point of time, but I believe anything like this will take some period of time to disappear totally. It's not something that can happen overnight, because there is again no magic potion that will enable us to replace all of it overnight. But I do believe that as the
liquidity comes back into the system with the 500 notes, situation will surely improve. यानी 30 दिसंबर के बाद भी कैश की किल्लत रहने की आशंका है। एसबीआई चीफ ने उम्मीद जताई है कि 500 का नया नोट पूरी तरह से बाजार में आने के बाद हालात धीरे धीरे सुधरेंगे। खबरदार में अब बात कैशलेस सोसाइटी की सोच की तरफ एक और बड़े कदम की। उन कंपनियों के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे जो अपने कर्मचारियों को अकाउंट में या फिर चेक में सैलरी न देकर कैश में सैलरी देते हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय किया है कि वो 80 वर्ष पुराने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में बदलाव करेगी, जिससे कई इंडस्ट्रीज में सैलरी भुगतान कैश में न होकर इलेक्ट्रॉनिक मोड या चेक के जरिए होगा। अभी तक 18,000 रुपए प्रति महीने से कम सैलरी को कैश में देने की छूट कंपनियों को मिलती है, लेकिन सरकार ने रेलवे, हवाई सेवाएं, खनन, तेल, गैस जैसे क्षेत्रों में सैलरी कैशलेस करने का निर्णय किया है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से कंपनियां अपने कर्मचारियों की संख्या को कम करके नहीं दिखा पाएंगी, जिसकी वजह से कर्मचारी या मजदूरों को ईपीएफओ और ईएसआईसी जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में बदलाव के लिए सरकार ऑर्डिनेंस लाएगी। नियमों के मुताबिक ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए वैध होता है और इसके बीच में इसे संसद में पास करवाना जरूरी है। खबरदार में अब हम देश में कैशलेस कारोबार की सोच का रियलिटी चेक करेंगे और आपको इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले बात आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए, जिस पर बीजेपी की तरफ से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है। हम आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा और उस पर रविशंकर प्रसाद ने जवाब क्या दिया। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। राहुल गांधी अपने गुस्से में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। एक कंप्यूटर रिकॉर्ड बिरला कंपनी का, उसमें साफ लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 करोड़ हो गए, बाकी क्वेश्चन मार्क। कि ऑगस्टा वेस्टलैंड करप्शन के मामले में कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनके परिवार का नाम आ रहा है, उसको लेकर बहुत परेशान है। परिवार का नाम आया था इटली में भी और यहां भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आप देश को बताओ, स्वयं बताओ कि ये सच है या नहीं। ये राहुल गांधी खुद क्या है? 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के सीरियस चीटिंग और फ्रॉड के केस में बेल पर है, और हमारे गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री, जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है, उनके बारे में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ये सारे आरोप खींच में लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 1% हिंदुस्तान के अमीर लोगों पर निशाना नहीं लगाया, 99% हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों पर निशाना लगाया। स्पेक्ट्रम घोटाला भी आकाश का है, 2G का, कोयला घोटाला पाताल का है और सबमरीन घोटाला समुद्र का है। राहुल गांधी, आप एक बात का जवाब दीजिए, 10 साल की सरकार में नोटबंदी का ऐलान करते वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि इससे काले धन पर नकेल कस जाएगी, लेकिन जैसे जैसे नोटबंदी का दौर आगे बढ़ा, सरकार का सारा फोकस ब्लैक मनी के बजाय डिजिटल इकोनॉमी पर शिफ्ट होता गया। अब सरकार चाहती है कि नोटबंदी के जरिए लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसलिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया है कि 2 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारी अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी लेन देन करेंगे तो उनकी अनुमानित आय 6% मानी जाएगी, जो पहले 8% मानी जाती थी, जिस पर कारोबारियों को इनकम टैक्स देना होता है। सरकार के इस फैसले से छोटे व्यापारियों के बीच क्या आम राय बन रही है, ये जानने के लिए हमने कई शहरों में छोटे व्यापारियों से बात की।
दिल्ली के मोरी गेट में ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बड़ी मार्केट है। पहले यहाँ कैश में कारोबार चलता था, लेकिन अब यहाँ कई बैंक और ई पेमेंट कंपनियों के नुमाइंदे कैंप लगाकर कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी कैश की शॉर्टेज चल रही थी व्यापार में, डिमोनेटाइजेशन के बाद में 8 नवंबर के बाद में व्यापार के अंदर कैश की शॉर्टेज चल रही थी। उसी शॉर्टेज को देखते हुए पहले हमारी एसोसिएशन ने इस कैशलेस इकोनॉमी को समझा और ये हमने महसूस किया कि भाई हमारा एक आम व्यापारी अभी इससे काफ़ी दूर है, तो व्यापारी और बैंकों के बीच में एक सेतु का हमने कार्य करने की सोची। उसी के लिए हमने विभिन्न बैंकों से, विभिन्न डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनियों से हमने जो है संपर्क किया। उनके उपकरणों के बारे में पहले हमने समझा, समझने के बाद में हमने यहाँ कैंप लगाया ताकि एक आम व्यापारी जो अभी इस चीज़ से काफ़ी दूर है वो भी इस चीज़ को समझ करके और इसका लाभ उठा सके, अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सके। मोरी गेट से ही सटा हुआ सदर बाजार है, जो दिल्ली का सबसे बड़ा होलसेल बाजार है। देवराज बवेजा का सदर बाजार में गैस चूल्हों का होलसेल कारोबार है। वो कहते हैं कि कैशलेस होने में बुराई नहीं है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। प्रॉब्लम की जहाँ तक बात है, अपना सदर बाजार की बात कहूँ आपको, तो सदर बाजार में इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं कि जहाँ पर मोबाइल काम ही नहीं करता। हाँ, और जब मोबाइल काम नहीं करेगा, वहाँ नेटवर्क नहीं आएगा, तो वहाँ कैशलेस कैसे करेंगे आप? तो वहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम है। इस तरह से मैंने जो आपको कस्टमर्स वाली बात है, कस्टमर हमें क्या देता है, ये प्रॉब्लम्स हैं। और आज की डेट में अभी डिजिटल में लोग पूरी तरह नहीं गए। अभी हमें कैश की प्रॉब्लम भी है और कैशलेस के जाने की तरफ भी हमारी समस्या है। कारोबार इस वजह से हमारा मंदा भी बहुत है। सदर बाजार में ही रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करने वाले प्रवीण कुमार ने 15 दिन पहले कार्ड स्वाइप मशीन की रिक्वेस्ट बैंक को दी। रिक्वेस्ट अभी तक पूरी नहीं हुई। तो हमने स्वाइप मशीन के लिए एम स्वाइप वालों को कांटेक्ट किया है और उसके लिए हमने पेमेंट भी आज दे रखी है। आज 15 दिन से ऊपर हो गए हमारे को। तो आज दिक्कत ये आ रही है कि जो मशीन्स हैं वो अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। स्पोर्ट्स गुड्स के कारोबारी नवल ने अपनी दुकान में ई पेमेंट का विकल्प रखा है। नवल बताते हैं कि कस्टमर कैश में ही डील करना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल पेमेंट पर लोगों को भरोसा कम ही है। इसमें सदर बाजार जो है होलसेल मार्केट है। यहाँ पर जितना भी कस्टमर है मोस्टली दिल्ली से बाहर का आता है, तो ना तो वो पेटीएम लेके आ सकता है, क्योंकि पेटीएम में इतनी अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र होती, और ना ही उनके पास IMPS है। कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है। उनका जो लाने का सिर्फ जो ट्रेंड है वो सिर्फ कैश ही होता है। सदर बाजार की तरह दिल्ली के करोल बाग में भी रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। जब आज तक की टीम करोल बाग पहुंची तो एहसास हुआ कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर छूट दे देने भर से इंडिया डिजिटल नहीं हो जाएगा। यहाँ सरकार ये चाहती है कि तमाम लेबर्स को या तो बैंक के चेक से पेमेंट किया जाए या उनके बैंक खातों में पेमेंट डाला जाए, यानी उनकी तनख्वाह ऑनलाइन हो जाए, डिजिटल हो जाए। लेकिन वो तब होगी जब लेबर काम करेगी। फिलहाल इस फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें, सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं कारीगर, बाकी सारी मशीनें खाली पड़ी हैं। हुकूमत चाहती है कि आपकी तनख्वाह, आप जैसे तमाम लेबरर्स, तमाम कारीगर, तमाम हुनरमंद लोगों को तनख्वाह या तो उनके बैंक अकाउंट में जाए या फिर चेक से पेमेंट जाए। आपको क्या लगता है कितना सही होगा ये फैसला? ये तो नॉर्मली सही है, लेकिन क्या करें कि अगर कैशलेस हम लेते हैं तो बाजार में तो हमारा छोटा खर्च होता है, उसके लिए कैशलेस की असुविधा है, हो ही नहीं सकता इतनी जल्दी। धीरे धीरे अगर आगे चल के होए काम तो आगे हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। चेक से पेमेंट अगर आपको मिले तो आपको कितनी आसानी होगी चीजों को मैनेज करने में? आसान होता है, चेक से आसान होता है? कैश में आसान है सर। कैश में? हाँ, क्योंकि हम 2 लोकल क्लास के काम करते हैं तो हमें कैश में ही फायदा है। जयपुर में ऐसे करीब 1 लाख छोटे व्यापारी हैं जिनका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। इनमें से करीब 3000 जयपुरी रजाइयों के कारोबारी हैं, जिनमें से एक हैं हरिओम लश्करी, जिन्हें लगता है कि डिजिटल होने में बुराई कम और फायदा ज्यादा है। बढ़िया है, व्यापारियों के लिए हित में है, अच्छा फैसला है तो नरेंद्र मोदी जी का, और इससे फायदा भी मिला था। टैक्स वैल्यू भी समझ आया व्यापारियों के लिए, टैक्स भरने में भी जोर नहीं आया था। अच्छा अवसर है। जयपुर के बापू बाजार में संगानेरी प्रिंट के कारोबारी रोहित का जो काम धंधा नोटबंदी के बाद 0 हो गया था, वो अब दोबारा बढ़ने लगा है। उन्हें अब कैशलेस होने में कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए तो 2% टैक्स छूट भी बहुत है। हाँ सर, बेस्ट है, ये भी बहुत अच्छा है। 2% तक की दे रहे हैं तो बहुत प्यारा है, छोटे व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है ये वाला। लखनऊ की मशहूर मसाला मंडी में डिजिटल कारोबार पर 2% की छूट को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं।
किराना दुकानदार रामांशु अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर अपने कैशलेस बिजनेस को प्रमोट किया तो उनकी सेल बढ़ गई। हम इस वक्त लखनऊ के एक सुभाष मार्ग के एक बड़े से किराने की दुकान में हैं। ग्रोसरी का ये दुकान है और यहाँ पर इस 2% का कितना असर पड़ेगा ये हम जानेंगे। जो वित्त मंत्री ने कल कहा है, ऐलान किया है कि 8% की जगह वो 6% आपको देंगे, तो इसका क्या असर आपको पड़ेगा और किस तरीके का फायदा या नुकसान होगा? भाई देखिए, हम लोग छोटे व्यापारी हैं, हम लोग जो बिजनेस करते हैं रिटेल बिजनेस, हमारा मार्जिन मान के चलिए 6 से 7-8% बैठता है मार्जिन ओवरऑल, सब खर्चे अर्चे हटा के। सारा ट्रांजैक्शन अब तक कैश से होता था, लेकिन अब डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन से हम लोग को फायदा ये होगा कि जो हम लोग 8% टैक्स दे रहे थे उसमें 2% टैक्स की छूट है। जो आदमी 5% पे काम कर रहा है उसके 2% और बचे, बहुत बड़ी बात होती है हम लोग के लिए। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर पहलवान ढाबा पड़ता है, जिसके मालिक राजकुमार सिंह से जब हमने डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा तो उन्होंने हमसे ही पूछ लिया कि एक ट्रक ड्राइवर से आप डिजिटल पेमेंट कैसे मांग सकते हो। लिहाजा राजकुमार के लिए ये स्कीम समझ से बाहर है। अगर आप छोटे व्यापारी हैं, डिजिटल तकनीक को अपनाते हैं तो आपको टैक्स रिबेट में 2% की छूट भी मिल रही है। लेकिन क्या हकीकत में जो व्यापारी हैं वो इस सबको अपनाने के लिए तैयार हैं? फिलहाल हम चंडीगढ़ से दिल्ली के हाईवे पर एक ढाबे पर हैं और इस ढाबे की रौनक जो है पहले ही नोटबंदी के चलते कम हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर कुर्सियां यहां पर खाली है। लेकिन बात हम कर रहे हैं डिजिटल टेक्निक की। हमारे साथ इस होटल के मालिक भी मौजूद हैं। राजकुमार जी, ये बताइए कि अभी तक आप किस तरीके से लेन देन कर रहे हैं? हम ऐसे ही कर रहे हैं जी, हमारे पास कोई कार्ड नहीं है, कोई स्वाइप मशीन नहीं है, इस करके हम नगद कैश का ही काम कर रहे हैं। थोड़े थोड़े पैसे होते हैं हमारे पास, अपना कौन सा ज्यादा होते हैं जी ड्राइवरों के पास। ये सही है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन से टैक्स व्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी की राह में रोड़े बहुत हैं, जिन्हें नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के फैसले को आज 43 दिन हो गए। मोदी सरकार लोगों से कैशलेस होने की डिमांड कर रही है, लेकिन क्या सरकारी दफ्तरों को कैशलेस करने के लिए कोई पहल हुई है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज तक की टीम ने दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में कैशलेस सिस्टम का एक रियलिटी चेक किया है। नोटबंदी को लेके भारत सरकार के 50 दिन पूरे होने वाले हैं। हम जानने चले हैं जमीनी हकीकत कि सरकारी दफ्तरों में कितना कैशलेस हो गया है माहौल। जी हाँ, मेरा बटुआ, मेरा वॉलेट, मेरा मोबाइल कितना लागू हो रहा है सरकारी दफ्तरों में। सबसे पहले हम लोग सबसे जो केंद्र है सरकारी महकमों का, शास्त्री भवन, वहाँ आए हैं और यहाँ की एक कैंटीन है 5th फ्लोर पे। लोग खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सप्रेसो कॉफ़ी 20 रुपये, मैगी 30 रुपीज़, कैश काउंटर है। कैश काउंटर में हम जानते हैं यहाँ पे लोगों का मूड, तो चाय नाश्ता पानी करने आए हैं। कैसे पेमेंट करते हैं? कैश। कैश कितना जेब में कैश है आपके? ज़्यादा नहीं है, कम ही है काफ़ी। तो कुछ कैश से कार्ड पे आइए मैडम आप। कार्ड पे कैंटीन में नहीं चलता है, बट या ऑफ लेट वी हैव बीन यूजिंग कार्ड एवरीवेयर, पेटीएम, या हर चीज़ में हम लोग कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। देख रही हूँ मैं आपके हाथ में कुछ 10 रुपये 20 रुपये है। क्या खाने या पीने जा रही है? हम चाय पीने जा रहे हैं फिलहाल, सर्दी के दिन है, एंड कुछ भी जो छोटा मोटा खाने के लिए मिले, सिंस एवरीथिंग इज़ वेरी रीजनेबल फॉर मिनिस्ट्री। कार्ड यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ करते आप? क्योंकि यहाँ कार्ड मशीन नहीं है, एंड जो प्राइजेज हैं, जो सामान खरीदने की ज़रूरत है वो बहुत कम है। सो इट्स अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट है। इसलिए जैसे कि आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है 14 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये, 2 रुपये, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर एक ब्रेड स्लाइस खाना है तो। हाँ, तो उसके लिए कार्ड के लिए तो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट। या और कैशलेस नहीं हुए मैडम आप लोग अभी? मैम अभी नहीं हो पाया है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चार्जेस इतने कम है 10 to, उसके लिए कोई कार्ड से पेमेंट कैसे कर सकता है, इस वजह से। पूरा अगर एक डोसा खाएं, हम एक डोसा लें या एक छोले भटूरे लें और एक चाय लें तो कितना बिल आता है? 30 या 45 रुपीज़ छोले।
45 रुपीस अभी मतलब कि कार्ड से पेमेंट में प्रॉब्लम होगा तो कैश ही चलेगा। तो शास्त्री भवन से की कैंटीन से ये ज़मीनी हकीकत थी। हालांकि 2 कैंटीन हमने देखी जहाँ पे पेटीएम इस्तेमाल हो रहा है, पर अभी भी कई ऐसी कैंटीन है शास्त्री भवन में जहाँ लोग लाइन में लगे हैं और अपने जेब से उनको नोट निकालने पड़ रहे हैं। हम पहुंच गए हैं निर्माण भवन और ये है कैंटीन DGHS की। लंच का समय है, 1 से 2 के बीच सरकारी लंच टाइम होता है और बड़ी जोरों से भूख भी लगी है, तो हम कैंटीन पहुंचे हैं। 25 रुपए की थाली है मैडम, 25 रुपए की एक थाली है, उसमें पूरी सब्जी चावल होता है। तो अच्छा, तो कार्ड नहीं लेते हैं आप? कार्ड लेते हैं? कार्ड नहीं ले रहे अभी, कार्ड नहीं, अभी सिस्टम नहीं है, कार्ड का सिस्टम नहीं है, नहीं अभी आया। कब आएगा? अब क्या पता कब आएगा, जब आ जाएगा तो दे दिए। अरे मोदी सरकार के 50 दिन पूरे हो गए। हाँ, वो होने वाले उससे पहले आएगा कि बाद में? अभी क्या पता कब तक आता है, मैंने ये पता नहीं। ये निर्माण भवन है जहाँ पे बड़े बड़े मंत्रालय हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री से लेके बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, पर यहाँ पे अभी कैशलेस का कोई जुगाड़ नहीं है। लंच हमने अपना खरीदा है। आइए बाकी लोग से बात करते हैं। तो कैश पेमेंट करते हैं आप लोग? नहीं, यहाँ पर तो कैश पेमेंट नहीं हो रहा है, बट कैश पेमेंट चल रहा है यहाँ पर, सब कैश होता है, बट शॉपिंग का कुछ मतलब सिस्टम नहीं है यहाँ पर। तो आपने नहीं बोला कि भाई कार्ड से हम पेमेंट करना चाहते हैं? से पेमेंट तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, बट हम तो हर टाइम तो कैश ही पेमेंट करते हैं। कैशलेस की बात हो रही है। मोदी जी के 50 दिन पूरे हो रहे हैं। निर्माण भवन हम लोग आए हैं यहाँ पे। आप लोग तो वैसे घर का खाना लाए हुए हैं, तो वही अच्छा है कैश पेमेंट करने से। कैश पेमेंट करने से ये सही है, उसमें पैसा भी सेविंग होता है और हम जैसे यहाँ पे होना चाहिए, नेट बैंकिंग भी सुविधा होनी चाहिए, ATM होना चाहिए, पेटीएम होना चाहिए। आपको हमने तस्वीर दिखाई निर्माण भवन की कि कैसे यहाँ की भी हकीकत अलग नहीं है और यहाँ पे भी किस तरह से लगातार लोग कैश से अपना लंच ले रहे हैं। केंद्र भंडार में अंदर हम आते हैं तो ज़्यादा भीड़ नहीं नज़र आ रही है, मामूली भीड़ है, पर किस तरह से पेमेंट हो रहा है ये जानने के लिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लोगों से। और कुछ लोग नोट लेके भी खड़े हैं, कुछ लोग कार्ड मशीन नज़र आ रही है। सर, कार्ड से पेमेंट हो रहा है? हो रहा है मैडम जी, कार्ड से। कुछ दिक्कत आती है कार्ड से पेमेंट पे? सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है। तो अभी आप सुन रहे हैं कि सर्वर डाउन है। कार्ड से ही करना है, लेकिन डाउन है तो छोड़ना पड़ेगा सामान, पैसे तो नहीं है। बैंक में जाइए तो वो लाइन में खड़े होकर 2000 रुपया मिल रहा है। तो जो छोटी चीज़ों के लिए हम कैश यूज़ करते थे वो तो करना ही पड़ेगा ना, उसके बिना तो नहीं चल सकता काम। 100 रुपये का लेना, अभी मुझे सब्जी लेना था, 100 का नोट था, उसको दिया, 80 रुपया उसी में हो गया, तो बहुत मुश्किल है। हाँ, और खाली कैशलेस जब तक पूरी तैयारी नहीं है तब तक नहीं होना चाहिए। बैंक में नहीं मिल रहा है कैश। मैं अपने बैंक में जाके लाइन में लग के 10,000 रुपया निकाल के लाई हूँ, सब 2000 रुपये का नोट है। कितने दिन चलेगा? घर में तो जरूरत होती है ना हर चीज़ में, सब्जी लेना है, सब कुछ लेना है। और ये सब जरूरत के सामान है जो आपको लेके जाना था, पर अब यहाँ पे सर्वर डाउन। अगर नहीं चलेगा तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक पूरा इंजाम नहीं होगा, कैशलेस तो पूरा हो ही नहीं सकते ना। जिन देशों का ये कह रहे हैं कि जो कैशलेस हुए वो भी नहीं हुए हैं, उनमें भी 45% 50% कैशलेस है। तो कैशलेस नहीं कर सकते आप, उसके साथ साथ कार्ड को प्रमोट कर सकते हैं कि भी कार्ड से करें। मतलब तैयारी होनी चाहिए, पूरी तैयारी। ये जो है नागरिक, आम नागरिक कह रहा है कि पूरी तैयारी होनी चाहिए थी। 4-5 लोगों से हमने बात की, उसमें से कम 3 लोग ऐसे हैं जो कार्ड लेके आए हैं, कार्ड के इंतजार में हैं, पर अब कार्ड मशीन जो है सर्वर डाउन है। स्वाइप पे स्वाइप करने की कोशिश हो रही है। एक सरदार जी थे जो बाहर चले गए, उनके पास कैश था, पर बाकी जिनके पास कैश नहीं है उनका क्या? जिस तरह से मैडम ने बताया, दाल, चावल, चीनी सब छोड़ के, जरूरत के सामान छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। हमें लगता है कि पेमेंट चाहे 5,000 रुपए की हो या 5 रुपए की, अगर देश को कैशलेस इकोनॉमी देनी है तो सरकारी दफ्तरों और विभागों को कैशलेस करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।